एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। आज जीएस क्लासेस के ज्योग्राफी सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसके प्रीवियस चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने देखा था कि कैसे अर्थ के डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि डिफरेंट फिनोमेना को जन्म देते हैं। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स जो कि 29% अर्थ के सरफेस को कवर करते हैं एंड रेस्ट पार्ट 71 पार्ट जो ओशन कवर करता है, वो क्या स्टार्टिंग में इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम था? अगर ये सेम नहीं था तो वो किस प्रकार से था, वो कैसे था, और क्या आगे भी इनमें कोई फर्दर चेंज हो सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज के चैप्टर का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें पहला थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार 250 बिलियन ईयर्स एगो एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एग्जिस्ट करता था जिसके चारों तरफ ओशन था, सुपर ओशन पैंथेलेसा। ये जो पैंजिया था इसमें फर्दर स्प्लिट हुआ और ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में स्प्लिट हो गया। ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में फर्दर स्प्लिट ने आज हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिए हैं। अब इन्होंने इस थ्योरी के एविडेंस में, इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस दिए। पहला था मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर आप खुद भी मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट लाइन सिमिलर हैं या फिर ये फिट होते हैं एक साथ। सिमिलर होने का मतलब कि अगर इन्हें साथ लाके मिलाया जाए तो एकदम फिट हो जाते हैं, जो कि इनकी सिमिलैरिटीज़ को बताता है। जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन को जब हम साथ में मिला के देखेंगे तो ये ऐसा लगता है जैसे ये एक जगह से टूटे हुए हों और वापस मिलाने के पे ये वापस जुड़ सकते हैं। तो ये बताता है कि कभी ना कभी हो सकता है ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक कॉन्टिनेंट के हिस्से रहे होंगे। नेक्स्ट एविडेंस है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। ये बताता है कि किस प्रकार से ब्राज़ील कोस्ट के जो एंशियंट रॉक्स मिले हैं उस वेस्ट अफ्रीका के एंशियंट रॉक्स के साथ सिमिलर हैं, सेम एज है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा टिलियाइट। टिलियाइट सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि ग्लेशियर्स के डिपोजिशन से बनता है। टिलियाइट का साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलना और इस सिस्टम ऑफ सेडिमेंट का बहुत सारे जगहों से मिलना ये बताता है कि बहुत सारे जो जगह आज जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं वो कभी सेम रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लेसर डिपॉजिट्स। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स गोल्ड का घाना कोस्ट से मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का कहीं पे डिपॉजिट होता है तो उसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। घाना कोस्ट से जो गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स मिलना, लेकिन वहाँ पे इसके सोर्स रॉक का ना मिलना, ये बताता है कि हो सकता है इसका सोर्स रॉक घाना कोस्ट पे ये जो गोल्ड मिल रहा है ये कभी पहले किसी और सोर्स रहा हो, इसका जो घाना कोस्ट के पास रहा हो। लेकिन गोल्ड बियरिंग विंस जो हमें ब्राज़ील में मिलते हैं वो घाना से बहुत दूर है। तो ये बताता है कि हो सकता है कभी ब्राज़ील और घाना कोस्ट सेम कॉन्टिनेंट के पार्ट रहे हों। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। आप जानते हैं फॉसिल्स किसे कहते हैं? ये जो रिमेन्स, जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये फॉसिल का रूप ले लेते हैं। तो ये जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, जैसे लेम्यूर्स का फॉसिल मिला है इंडिया, मैडागास्कर, अफ्रीका से, जबकि इंडिया, मैडागास्कर, अफ्रीका काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस पे सिचुएटेड है। ये बताता है कि हो सकता है ये कभी एक कॉन्टिनेंट रहे हों। सेम मेसोसॉरस जो मिला है साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से, ये भी बताता है कि कभी ये दोनों कॉमन पार्ट शेयर करते होंगे। एक ग्लॉसोप्टेरिस का भी फॉसिल मिलता है प्लांट का, जो कि ये सातों कॉन्टिनेंट में पाया गया है। तो ये ग्लॉसोप्टेरिस का मिलना इन 7 कॉन्टिनेंट्स में बताता है कि कभी ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक कॉन्टिनेंट का पार्ट रहे होंगे। ये सारे एविडेंस वेगनर ने दिए थे ये बताने के लिए कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पैंजिया के रूप में पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। अब ये जो स्प्लिट हुआ इसको बताने के लिए इन्होंने 2 फोर्सेस बताएं। इसमें पहला फोर्स है पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या है? पोल फ्लिंग फोर्स किसी भी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो चीज़ें हैं अर्थ की वो पोल से अवे जाती हैं, पोल से अवे सेंटर के पास जाती हैं। तो इस फोर्स का यूज़ किया वेगनर ने बताने के लिए कि इस फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हुआ होगा। नेक्स्ट टाइडल फोर्स, आप सभी जानते हैं कि अर्थ, मून और सन के अट्रैक्शन से टाइड्स फॉर्म होते हैं और वही टाइडल फोर्स होता है। तो इन्होंने बताया कि ये दोनों फोर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने से कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट कराए होंगे। लेकिन उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारी डिस्कवरीज हुए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आए। वो इन्फॉर्मेशन में ओशन फ्लोर मैपिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसने बताया कि किस तरह 71% पार्ट जो ओशन कवर करते हैं उनमें बहुत सारे रिलीफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो जब इसकी स्टडी की गई तो ये पाया गया
कि ये जो फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग जो वेगनर ने दिया था ये बहुत एडिक्वेट नहीं है। इसलिए एक नया थ्योरी आया, कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी। कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा अर्थ का मेंटल पोर्शन है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के 3 पोर्शन हैं, क्रॉस, मेंटल और कोर। इनमें जो मेंटल पोर्शन है उसमें कॉन्वेक्शन करेंट्स अराइज होते हैं। ये कैसे अराइज होते हैं? तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेंटल पोर्शन या कोर में, वो थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और इनसे ये करेंट्स जनरेट होते हैं। और ये करेंट्स ही फर्दर जो प्लेट्स के मूवमेंट हैं उनमें रोल प्ले करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है कि कैसे ये कोर है, इसके ऊपर जो मेंटल है, मेंटल में जिसमें मैग्मा होता है, उसमें मैग्मा का मूवमेंट ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यही अपवर्ड डायरेक्शन से आगे चल के सरफेस से वोल्केनो इरप्शन होता है और यही वोल्केनो इरप्शन जो है वो बहुत सारे माउंटेन और बिल्डिंग्स को फॉर्म करता है। अब हम ये जो डिफरेंट थ्योरीज थे इनके टाइमलाइन को देखते हैं। ये टाइमलाइन अक्सर एग्जाम में पूछता है। पहला है हमारा परमानेंसी ऑफ ओशन एंड सेडिमेंट्स, जो कि एडवर्ड स्पेस ने दिया था। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। 1930s में हमारा आता है मेंटल कन्वेक्टिंग सेल्स थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दिया था। नेक्स्ट 1950-60s में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस दिया था हैरी हेस ने। एंड 1970s में दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मैकेंजे, मॉर्गन एंड पार्करनी। ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा। साथ ही इन थ्योरी को प्रोपिगेट किसने किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर की बात करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हुए, रिसर्चेस हुए, तो उनसे कुछ फाइंडिंग्स निकल के आया। उनमें से पहला था कि जो ओशन फ्लोर है वो प्लेन नहीं है, फुल ऑफ रिलीफ है, यानी बहुत सारे माउंटेनियस रेंजेस और ट्रेंचेस प्रेजेंट हैं ओशन फ्लोर पे। नेक्स्ट मिड ओशनिक रीसेस। ये मिड ओशनिक रीसेस हैं, ये ओशन के बीच में जहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है ड्यू टू डाइवर्जिंग प्लेट्स, और उस वोल्केनो के इरप्शन के कारण जो भी न्यू लैंड फॉर्म होता है वो मिड ओशनिक रिजेस का पार्ट होता है। तो ये मिड ओशनिक रिजेस हैं, यहाँ पे एक्टिव वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इसको बताता है। नेक्स्ट ओशनिक क्रस्ट जो है वो काफ़ी यंगर है कॉन्टिनेंटल वन से। ये सारी बातें हमें मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर से पता चली। एक और चीज़ थी कि रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशनिक रिज। क्रस्ट क्या होता है? तो जो ओशनिक रिजेस के पास जो सबसे बड़ा माउंटेन होता है वो क्रस्ट होता है। और जब क्रस्ट के दोनों साइड इक्वी डिस्टेंट ट्रैवल करते हैं और जो रॉक्स मिलते हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेम, एज भी सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो ये बताता है कि ये जो रॉक्स हैं या फिर ये जो सारी बातें हैं ये हमें ओशनिक फ्लोर के मैपिंग से पता चली। नेक्स्ट हमारा ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो हम ओशन फ्लोर का जब हमने मैपिंग किया तो फिर अब इसे डिवाइड किया हमने 3 मेजर डिवीज़न में। पहला था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा डीप सी बेसिन एंड तीसरा मिड ओशन रीजेस। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है, ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिसमें एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है जहाँ पे वाटर थोड़ा थोड़ा पहुँचता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है जहाँ पे अक्सर प्लेसर डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, एंड कॉन्टिनेंटल राइज, ये ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ख़त्म होने का पार्ट है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एबाइसल प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, स्लोप और राइज हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन को। इसके बाद डीप सी बेसिन्स हम देखेंगे कि कैसे ओशन के बीच जो डेप्थ है, ट्रेंचेस हैं, वो डीप सी बेसिन्स बनाती हैं। मिड ओशनिक क्रीजेस हमने बात किया था, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझेंगे। आज के इस पार्ट में इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग।